क्यूआर कोड में 3 स्क्वायर्स क्यों होते हैं और आखिर ये पानी अपने आप ही बोतल में कैसे भर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के 2 इवेंट की बेहद ही रेयर फोटोग्राफ्स भी दिखाने वाला हूं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जिसमें जैसे ही एक इंसान के द्वारा एक नॉर्मल सेल के ऊपर कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से पहनाया जाता है तो वो कॉपर वायर अपने आप ही कुछ इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर वो कॉपर वायर इस तरीके का अजीब बिहेवियर क्यों करता है, चलिए डिकोड करते हैं इसके पीछे की साइंस को। असल में दोस्तों कोई भी सेल डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करंट हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो दोस्तों जैसे ही किसी भी कॉपर वायर को सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया जाता है तो हमारा करंट सेल के पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है और इसी के साथ ही सेल के चारों ही तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। लेकिन इन सभी के बीच आखिर ये रोटेशन क्यों होता है? असल में दोस्तों इस रोटेशन का सबसे बड़ा कारण मैग्नेट है जो कि सेल के नीचे कुछ इस तरीके से रखी जाती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही करंट सेल के पॉजिटिव चार्ज से निकलकर सेल की नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करना शुरू करता है तो वो इसी मैग्नेट के थ्रू सेल के नेगेटिव पोल तक पहुंचता है, जिसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड वायर को ऊपर की तरफ पुश करती है जबकि सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे की तरफ, और इन्हीं दोनों सेम बट अपोजिट फील्ड फोर्सेस की वजह से एक रोटेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉपर वायर कुछ इस तरीके से बेहद ही जादुई वे में अपने आप ही रोटेट करना शुरू कर देता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमने बहुत सारी स्कैरी मूवीज या फिर सीरियल्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें आपको और ज्यादा डराने के लिए बेहद ही अजीब से साउंड इफेक्ट्स को भी चलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तरीके के साउंड इफेक्ट्स को कभी भी एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये साउंड इफेक्ट्स लो टू हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि इन तरीके के साउंड इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी एक जैसी रहती ही नहीं है और यही वो कारण है जिसकी वजह से रैपिड फ्रीक्वेंसी चेंजेस के कारण हमें इन इफेक्ट्स को सुनने में काफी ज्यादा डर या फिर सिरहंसी लगती है। असल में दोस्तों इन तरीके के साउंड इफेक्ट्स को वाटरफोन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाला जाता है। असल में दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट साउंड इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाने के साथ साथ उसमें एक एको इफेक्ट भी जनरेट करता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस इंस्ट्रूमेंट को अपनी आंखों के सामने बजता हुआ देखा है? नहीं तो जो नहीं देखा होता आपने वही तो दिखाते हैं हम। चलिए पैदा करते हैं आपके दिल और दिमाग में थोड़ी सी सिरहन। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों हमने इस दुनिया में बहुत सी साइकिल रेसिंग तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने साल 1928 में की गई एक बेहद ही अजीब साइकिल रेसिंग को देखा है? वेल मैं उसको अजीब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साल 1928 तक इन तरीके की साइकिल्स इन्वेंट हुई ही नहीं थी। तो आखिर साइकिल रेसिंग कैसे की गई? असल में दोस्तों साल 1928 तक कुछ इन तरीके की साइकिल्स को इन्वेंट किया गया था और उसी की तर्ज पर ही इन तरीके की साइकिल्स की सेल को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बार साल 1928 में लंदन में द पेनी फॉर्थिंग बाइक रेस को आयोजित किया गया था, जिसकी एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि इतने बड़े साइकिल रेसिंग को आयोजित करने के बाद भी इन तरीके की साइकिल्स की सेल कभी भी नहीं बढ़ी, क्योंकि दोस्तों इन तरीके की साइकिल्स को चलाने में राइडर को काफी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर कभी भी इन तरीके की साइकिल से किसी भी प्रकार की रेस को नहीं किया गया। तो ये वीडियो क्लिप और ये साइकिल अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12। जब भी हम फिश का नाम सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है? वाटर एंड स्विमिंग, राइट? लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये याद होगा कि मैं आपको ऑलरेडी एक भ्रम तोड़ चुका हूं, जहां पर दोस्तों मैंने आपको यह दिखाया था कि इस दुनिया में बहुत सारी फिशेस की ऐसी स्पीशीज भी मौजूद हैं जो कि जमीन पर एक नॉर्मल एनिमल की तरह चल सकती हैं। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं आपका एक और भ्रम भी तोड़ने वाला हूं, मिलिए फ्रॉग फिश से। असल में दोस्तों ये फिश दुनिया की कुछ चुनिंदा ऐसी फिशेस में से भी एक फिश मानी जाती है जो कि पानी में तैरने की जगह पर कुछ इस तरीके से वॉक करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जब भी इस फिश को शिकार करने के लिए तेज स्पीड के साथ ट्रेवल करना होता है तो ये फिश वाटर फ्लो का यूज करते हुए पानी के अंदर तेज स्पीड से ट्रेवल करने के लिए जंप करके आगे की तरफ बढ़ती है। ना सिर्फ ये आगे की तरफ बढ़ती है बल्कि ये चंद ही सेकंड्स में अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के कलर और शेप को भी चेंज कर लेती है। और यही वो कारण
कारण है जिसके चलते हुए इस फिश को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस सीरीज में और यहां तक कि इस एपिसोड में भी मैंने आपको बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप्स तो दिखाई हैं, और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं आपको कोई भी रेयर क्लिप नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि दोस्तों मैं आपको आज इतिहास के दो बेहद ही रेयर इवेंट्स की बेहद ही रेयर फोटोग्राफ्स को दिखाने वाला हूं। जहां पर दोस्तों बात अगर पहले इवेंट की जाए तो आप इस इमेज को देखिए। असल में दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पोल लाइट दिख रही है, असल में वो एशिया में लगाई जाने वाली सबसे पहली पोल लाइट है, जिसे कि 5 अगस्त साल 1905 में बेंगलोर के केआर मार्केट के पास लगाया गया था। तो वहीं दोस्तों बात अगर दूसरे इवेंट की जाए तो ये वाकया है 22 फरवरी साल 1970 का, जब एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का केथ सेप्सफोर्ड प्लेन के पहियों के अंदर छुप गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही प्लेन ने लैंडिंग करने के लिए अपने लैंडिंग गियर को खोला तो वो बच्चा कुछ इस तरीके से नीचे गिरने लगा, जिसको कि जॉन गिप्लिन ने अपने कैमरे के लेंस की टेस्टिंग करते वक्त संयोग से कैप्चर कर लिया। सो आई होप अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि कैनेडियन प्रोविंस नोवा स्कॉटिया और यूएसए के वेस्ट कोस्ट में हर साल अक्टूबर के महीने में रिवर रेसिंग भी की जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस रेस में किसी भी बोट की जगह पर एक बड़े कद्दू यानी कि पंपकिन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सही है, एक बड़ा सा कद्दू उगाइए, उसको काटिए, बैठिए और निकल पड़िए। असल में दोस्तों इस यूनिक रेस को जायंट पंपकिन रेगेटा के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे हर साल स्पेशली इसी रेस के लिए कुछ इस तरीके की जायंट पंपकिन्स को उगाया जाता है, जिसके बाद उसको एक प्रॉपर शेप में कट करके कुछ इस तरीके से उसके अंदर बैठकर हर साल वहां के लोगों के द्वारा ये यूनिक रेस भी की जाती है। तो इस फैक्ट को देखने के बाद कौन कौन इस तरीके की अजीब सी पंपकिन रेस को करना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर जैसे ही एक ग्लास बॉटल को एक लिक्विड से भरे हुए बाउल के अंदर डाला जाता है तो वो लिक्विड कुछ इस तरीके से बेहद ही जादुई वे में अपने आप ही बोतल में आ जाता है, जो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के लॉ को भी गलत साबित कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता, तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए साइंस के एक रोचक सफर पर चलने के लिए। असल में दोस्तों इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब भी किसी भी एयर को गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड ऑन दी अदर हैंड ठंडी एयर का वॉल्यूम हमेशा ही कम होता है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही इस ग्लास बोतल को काफी ज्यादा गर्म किया जाता है तो इस बोतल के अंदर की एयर, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं, तेज गर्मी मिलने की वजह से वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। अब जैसे इस गर्म बोतल को तुरंत ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बोतल के अंदर की एयर या फिर गैसेस तुरंत ही अपने वॉल्यूम को कम करती हैं। जैसे ही बोतल के अंदर की एयर या फिर गैसेस का वॉल्यूम कम होता है तो बोतल के अंदर खाली जगह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी खाली जगह को भरने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर की तरफ बोतल में फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से बनता है वैक्यूम। और यही वैक्यूम किसी भी लिक्विड को कुछ इस तरीके से अपने आप ही बोतल के अंदर धकेल देता है, और हमें देखने में ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कोई जादू हो रहा है, लेकिन हकीकत में कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक साइंस है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने टेनिस रैकेट को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टेनिस के गेम से अगर इस रैकेट को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि जब टेनिस को 12वीं शताब्दी में नॉर्दर्न फ्रांस में इन्वेंट किया गया था तो उसको कभी भी रैकेट से खेला ही नहीं जाता था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि जब इनिशियल स्टेज में फ्रांस में टेनिस को खेला जाता था तो उस समय टेनिस को किसी भी रैकेट की मदद से नहीं बल्कि अपने हाथों से ही कुछ इस तरीके से खेला जाता था, जहां पर दोस्तों बॉल को प्लेयर को अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए ही हिट करना पड़ता था। लेकिन आगे चलकर जब यह गेम अपर क्लास के रिच लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस गेम को खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बॉल को हिट करें। और यही वो कारण था दोस्तों जिसके चलते हुए आगे चलकर दुनिया भर के सभी क्लासेस के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस गेम में रैकेट को इंक्लूड किया गया। क्या इस फैक्ट से पहले आप टेनिस की अजीब सी हिस्ट्री को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साल 2017 में यूएसए में की गई रिसर्च के बाद पूरी तरीके से साफ हुई है कि इस पूरी दुनिया में कार एक्सीडेंट में 20% लोगों का देहांत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद उनकी कार सीधी ना होकर कुछ इस तरीके से उलट जाती है, जिसके चलते हुए पैसेंजर्स सही समय पर कार से बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी हाल ही में टेस्ला के द्वारा एंटी कैप्साइजिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, जिसके तहत अगर टेस्ला की कार किसी भी हर्डल या फिर दूसरी कार से टकराकर क्रैश करती है तो उस कंडीशन में वो क्रैश चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो उनकी कार कभी भी पलट ही नहीं सकती। तो ये तो बात हो गई टेस्ला की टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो टेस्ला की एंटी कैप्साइजिंग टेक्नोलॉजी की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर कोई भी कार क्रैश करती है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही सीधी हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बाकी की कंपनीज भी इसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके कार ड्राइविंग को और ज्यादा सेफ जरूर बनाएंगी। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम बेहद ही आसानी से हवा में मौजूद मॉइस्चर को कैप्चर करके उसको प्योर करके पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को बनाने का आइडिया हमारे साइंटिस्ट को किसे देखकर आया? नहीं तो चलिए आज इस टेक्नोलॉजी के पीछे के सीक्रेट से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया है फॉग बीटल से। असल में दोस्तों ये बीटल दुनिया का एकमात्र ऐसा बीटल है जो कि हवा में मौजूद मॉइस्चर को कुछ इस तरीके से अपने विंग्स पर कलेक्ट कर सकता है। असल में दोस्तों इस बीटल के विंग्स पर नेचुरली कुछ इस तरीके की सेल्स डेवलप करते हैं कि जैसे ये बीटल हवा में अपने विंग्स को फ्लैप करता है, इसके विंग्स हवा में मौजूद नमी को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे अपने ऊपर कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये बीटल इसी पानी को पीकर सूखे से सूखे रेगिस्तान में भी कई सालों तक सरवाइव कर सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बीटल की इसी क्वालिटी से इंस्पायर होकर प्रेजेंट डेट में बड़े बड़े साइंटिस्ट ने फॉग हार्वेस्टिंग प्लांट्स को भी डेवलप किया है। तो फाइनली अब आप इस टेक्नोलॉजी के पीछे का सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ब्रिटिश सुपरमार्केट जायंट आइसलैंड फूड्स ने अपनी 50वीं सालगिरह मनाते हुए अभी तक का सबसे पहला चिकन का टुकड़ा अंतरिक्ष में भेजा है। और इसी के साथ ही इस सुपरमार्केट ने एक नया इतिहास भी रचा है। और अगर इन्होंने इस कारनामे को करके इतिहास रचा है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है। तो चलिए दिखाता हूं आज मैं आपको वो बेहद ही अमेजिंग वीडियो क्लिप। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें ब्रिटिश सुपरमार्केट जायंट आइसलैंड फूड्स के द्वारा एक चिकन के टुकड़े को अंतरिक्ष में भेजता हुआ दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों इस चिकन को अर्थ से 1,10,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ इस तरीके से भेजा गया था। और इसी के साथ ये दुनिया का अभी तक का सबसे पहला ऐसा चिकन का टुकड़ा भी बन गया है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये वीडियो क्लिप और ये रिकॉर्ड अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी इंसान सी वाटर को पीता है तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती है कि उसका देहांत हो जाए। लेकिन दोस्तों बात अगर कैट्स की जाए तो वहां पर तो सिनेरियो कुछ और ही नजर आता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि कोई भी कैट बेहद ही आसानी से एक लिमिटेड अमाउंट में सी वाटर को पी सकती है। लेकिन आखिर एक कैट इस कारनामे को कैसे कर लेती है? असल में दोस्तों जब भी हम किसी भी सी वाटर को पीते हैं तो हमारी किडनीज उस पानी से नमक को अलग नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते हुए वो उस सॉल्ट को डाइल्यूट करने के लिए हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद पानी को बहुत बड़े अमाउंट में सक करके अपने अंदर लाती हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन को लेकर होती है, क्योंकि दोस्तों किडनी की इस प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में पानी की मात्रा काफी तेज स्पीड के साथ कम होती है। लेकिन दोस्तों बात अगर कैट्स की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी किडनीज में इंसानी किडनी की तुलना में बहुत बड़े अमाउंट में नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे कोई भी कैट सी वाटर को पीती है और वो पानी जैसे ही कैट की किडनी के अंदर जाता है तो तुरंत ही उस कैट का ब्रेन ट्रिगर हो जाता है और वो किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते हुए वो नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर मौजूद पानी के टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल तक बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कैट की किडनीज के अंदर वाटर वेपर्स बनने लगती हैं। जिसके बाद कैट की किडनीज तुरंत ही उस वाटर से सॉल्ट को अलग करके वेस्ट कलेक्टिंग चैम्बर में शिफ्ट कर देती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कैट को कभी भी एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, जिसकी वजह से कैट के केस में डिहाइड्रेशन का सिनेरियो जनरेट होता ही नहीं है। और यही वो कारण है दोस्तों जिसके चलते हुए कैट अगर एक सर्टेन अमाउंट में सी वाटर को पीती है तो भी वो हेल्दी रह सकती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में वॉल स्क्रिबलिंग काफी ज्यादा कॉमन है? इतनी कॉमन कि आपको ऑलमोस्ट सभी इंडियन मॉन्यूमेंट्स की वॉल कुछ इस तरीके से आशिकों का लव लेटर बनी हुई नजर आती है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जहां पर जैसे इंसान किसी भी नए वर्ड को या फिर कोई भी नई चीज देखता है तो वो उसको तुरंत ही ड्रॉ करने लगता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो ड्राइंग को वॉल पर नहीं बल्कि अपनी स्किन पर गोदता है। असल में दोस्तों इस मेंटल डिसऑर्डर को डर्मेटोग्राफिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर कोई भी इंसान कुछ इस तरीके से अपनी स्किन के ऊपर किसी भी वर्ड या फिर किसी भी आर्ट को ड्रॉ करने लगता है। मतलब इस कंडीशन में सस्पेक्ट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि जैसे ही उसको कोई भी नई चीज दिखती है वो तुरंत ही पेंसिल या फिर किसी भी सेमी शार्प चीज को लेकर उसको अपनी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने लगता है। तो चलो इन लोगों को तो मेंटल डिसऑर्डर होता है, लेकिन उन लोगों को कौन सा डिसऑर्डर होता है जो कि मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स को कुछ इस तरीके से खराब
कर देते हैं। क्या ये चीज सही है गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केरला की 10 वर्षीय सानवी एम प्राजित ने महज 1 घंटे में 33 फूड डिशेस को बनाकर सबसे कम उम्र में इतने ज्यादा पकवान महज 1 घंटे के अंदर बनाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उसी की टच पर इनका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। सच में ये नन्ही सी परी अपने आप में टैलेंटेड जरूर है। फैक्ट नंबर 1। क्यूआर कोड पर ये 3 स्क्वायर्स क्यों होते हैं? असल में दोस्तों इन स्क्वायर्स के पीछे की असली सच्चाई जानने के लिए हमें और आपको चलना होगा साल 1994 से पहले, जब इस दुनिया में क्यूआर कोड नाम की कोई भी चीज मौजूद थी ही नहीं। असल में दोस्तों इस कोड के इन्वेंशन से पहले कुछ इस तरीके के 2D बारकोड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ये स्क्वायर या तो सेंटर में हुआ करता था या फिर इस स्क्वायर की जगह पर सेंटर में एक या एक से ज्यादा सर्कल्स बनाए जाते थे। असल में दोस्तों ये स्क्वायर किसी भी कोड की पोजीशन को स्कैन करने वाले स्कैनर को बताता है। लेकिन इन तरीके के मिड पोजीशनिंग स्क्वायर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती थी कि जब भी इन कोड्स को बल्क में या फिर एक के बगल में एक रखकर स्कैन किया जाता था, तो स्कैनर कभी कभी 2 कोड्स को एक साथ मिलाकर उसको एक कोड समझकर स्कैन कर लिया करता था। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर एजेस से ये कोड जरा से भी फेड या फिर खराब हो जाया करते थे, तो उस कंडीशन में स्कैनर इनको बिल्कुल भी स्कैन नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज पर सामानों को खरीदने और मनी ट्रांसफरिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। जिसके चलते हुए सबसे पहली बार साल 1994 में डेंसो वेव कंपनी के एक इंजीनियर हारा मासाहिरो ने क्यूआर कोड को इन्वेंट किया, जो हाई स्पीड और सिक्योर स्कैनिंग में अभी तक सबसे ज्यादा सटीक भी माना जाता है। असल में दोस्तों इस कोड को काफी ज्यादा सिक्योर और फास्ट भी यही 3 स्क्वायर्स बनाते हैं, जहां पर दोस्तों ये 3 स्क्वायर्स किसी भी क्यूआर कोड की बिल्कुल सटीक पोजीशन को स्कैनर को समझाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड चौथी साइड में मौजूद ये छोटा सा स्क्वायर उस क्यूआर कोड के अलाइनमेंट को स्कैनर को बताता है, यानी कि वो कोड सीधा है, टेढ़ा है या फिर उल्टा रखा गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, इन 3 स्क्वायर्स की वजह से अगर एक साथ बहुत से क्यूआर कोड्स को भी रख दिया जाए, स्कैनर तब भी उनको स्कैनिंग के टाइम पर अलग अलग करके बहुत ही कम समय में स्कैन कर सकता है। अब बात अगर कोड के मिड पैटर्न्स की जाए, तो ये पैटर्न्स उस प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन से जुड़े सभी वेब लिंक्स को स्टोर करता है, जिसकी वजह से इस कोड को मनी ट्रांसफर में भी काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यूआर कोड पर ये 3 स्क्वायर्स क्यों होते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट्स और फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।